आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। हम लोग इस क्लास को थोड़ा शुरू करें। और आज मेरे एक जहन में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मराठा राज्य। मराठों का इतिहास अपने आप में बड़ा अद्भुत है महाराज। और अगर हम देखते हैं तो 17वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं मराठा शक्ति का उदय, हम ये कह सकते हैं कि एक भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, क्योंकि 17वीं शताब्दी में कहीं न कहीं इस मराठों का उदय हो रहा है। और एक मैंने अभी कहा कि भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। और सबसे बड़ी बात है कि मराठे, एक प्रकार से मराठों का उद्भव उस समय हो रहा है जब दिल्ली बहुत ताकतवर है, दिल्ली अपने पीक पर है। मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली कमजोर हो तो सर ठीक है, प्रांतीय या कहीं क्षेत्र में कोई राज्य का निर्माण हो जाए, लेकिन औरंगजेब के नेतृत्व में जब दिल्ली पीक पर है, मतलब अपने चरम सीमा पर है, उस समय दक्षिण भारत में मराठों ने एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने औरंगजेब को चुनौती देना भी शुरू कर दिया। यह सबसे बड़ी बात है। यदि मैं थोड़ा सा अगर यहां पर एक पॉइंट जो बताना आपको चाहता हूं, आज जो मेरा मूल विषय पढ़ाने का है वो है मराठों का उद्भव। तो इस तरह से अगर मराठों के उद्भव की बात करते हैं, मराठों का उद्भव, आज मैं इस विषय पर थोड़ा सा आप लोगों को कहीं ना कहीं समझाना चाहता हूं कि इस मराठों के उद्भव के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। मैंने अभी कहा कि मराठा राष्ट्र का जो निर्माण दक्षिण भारत में हो रहा है, उस समय हो रहा है जब कहीं ना कहीं औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल पूरी तरह से अपने चरमोत्कर्ष पर हैं। और मैंने अभी कहा कि शिवाजी के नेतृत्व में औरंगजेब को चुनौती भी दे रहे हैं। और मैं यह भी कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुगलों के पतन में मराठों का बहुत बड़ा योगदान है। यानी मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी अगर पढ़ते हैं तो उसमें मराठों का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कह सकते हैं सर, इन मराठों ने भारत में फिर इतना विशाल साम्राज्य पेशवाओं के नेतृत्व में स्थापित किया कि बालाजी बाजीराव के विषय में यह तक कहा जाता है कि इसके समय में मराठा घोड़ों ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के झरनों से अपनी प्यास बुझाई। यानी संपूर्ण हिंदुस्तान केसरिया हो चुका है पेशवाओं के नेतृत्व में। और मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं औरंगजेब के पतन के पश्चात मुगल पूरी तरह से डिक्लाइन कर गए, मुगलों का पतन हो गया। और उसी समय हिंदुस्तान में एक नई सत्ता का जन्म हो रहा है। वो सत्ता बंगाल से कहीं ना कहीं आ रही है, जिनका नाम अंग्रेज है। और मैं ये कह सकता हूं कि अंग्रेजों ने भारत की सत्ता को मुगलों से नहीं सर, मराठों से प्राप्त किया है। अंग्रेजों ने भारत की सत्ता को मुगलों से प्राप्त नहीं किया, कि मुगल तो खत्म हो चुके थे। भारत की सत्ता को उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से मराठों से प्राप्त किया। और इसी संदर्भ में आज मैं थोड़ा सा अपने विषय को लेकर बात करना चाहता हूं। और इस तरीके से ग्रांडफ ने अपनी पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ मराठा। और वो हिस्ट्री ऑफ मराठा में ये लिखते हैं कि 18वीं सदी में मराठों का जो उदय हो रहा है वो आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। यानी एट रैंडम कुल मिला के कहीं ना कहीं मराठों का कहीं ना कहीं उद्भव हो रहा है। लेकिन नहीं सर, इस मराठों के उदय के पीछे या उद्भव के पीछे कुछ समसामयिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं, कुछ अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं। उसी विषयों पर कहीं ना कहीं हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जब मराठे धीरे धीरे अपने को कहीं ना कहीं मजबूत करते जा रहे थे मराठवाड़ा क्षेत्र में, जिसे हम आज महाराष्ट्र कह सकते हैं, तो दिल्ली की गद्दी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम जहांगीर है। और जहांगीर पहला मुगल सम्राट है जिसने यह समझ लिया कि मराठों की शक्ति को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कहीं प्रश्न आता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जहांगीर पहला मुगल सम्राट है जो यह समझ जाता है कि मराठों की शक्ति को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मराठे दक्षिण भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र हैं। और इसीलिए जहांगीर पहला मुगल सम्राट है जिसने मराठों को उमरा वर्ग में, उमरा वर्ग का मतलब होता है प्रशासनिक वर्ग में, मनसबदारी देना शुरू कर देता है। यानी जहांगीर पहला सम्राट है जो मराठों की शक्ति को पहचान जाता है
और इस तरह से उन्हें उमरा वर्ग में कहीं ना कहीं स्थान देना शुरू कर देता है। यानी एक तरह से मराठे धीरे धीरे दिल्ली की राजनीति से भी कहीं ना कहीं अवगत होने लग गए। और इसी संदर्भ में मैं यह कहूंगा कि मराठों के उद्भव के पीछे कौन कौन से कारण हैं। अगर इन कारणों के पीछे अगर हम जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से मराठों के उद्भव का कारण अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर थोड़ा सा मैं कहूं, अगर मैं कारण की बात अगर कर लेता हूं तो स्वाभाविक रूप से इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है कारण। तो मराठों के उद्भव के कारण में अगर हम बात करें तो पहला कारण अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति की बात कर सकते हैं। इनकी भौगोलिक कारण, ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। यानी एक तरह से मराठों के उद्भव के पीछे एक जो बहुत बड़ा कारण है वो महाराष्ट्र की अपनी एक भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र का कहीं ना कहीं एक तरह से क्या भौगोलिक स्थिति है। महादेव गोविंद रानाडे का नाम सुना होगा, जिनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी एक रोल रहा है। विशेष रूप से धन के निष्कासन में भी उन्होंने काम किया, समाज सुधार आंदोलन के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, जिन्हें गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु भी कहा गया है। महादेव गोविंद रानाडे ने अपनी पुस्तक लिखी है राइज ऑफ मराठा पावर। और राइज ऑफ मराठा पावर में वो कहते हैं कि महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति थी वो मराठों के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण है। यानी एक प्रकार से मैंने अभी कहा कि अगर महादेव गोविंद रानाडे को मैं कोड करता हूं, एमजी रानाडे, तो महादेव गोविंद रानाडे को मैं कोड अगर करता हूं तो उन्होंने एक किताब लिखी है राइज ऑफ मराठा पावर, राइज ऑफ मराठा पावर। और इस राइज ऑफ मराठा पावर की बात अगर करते हैं तो इसमें यह कहते हैं कि मराठों के उत्थान का जो बहुत बड़ा कारण है वो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। यानी इन्होंने कहीं ना कहीं अपने उसमें बताने का प्रयास किया कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति मराठों के, यानी कि इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो मराठवाड़ा क्षेत्र है उसकी भौगोलिक स्थिति एक प्रकार से मराठों के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण है, ये बताने की बात प्रयास करते हैं। यानी कहीं ना कहीं उस भौगोलिक स्थिति को कहीं ना कहीं बताने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए मराठों का उत्थान कहां हो रहा है, मराठवाड़ा क्षेत्र में हो रहा है जो महाराष्ट्र से आता है। इस क्षेत्र के विषय में अगर थोड़ा सा मैं इस विषय को लेकर बात करूं ना सर, तो आप ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम लोग अगर इस चीज को समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा इस चीज को समझने का प्रयास करें तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इस तरीके से तिकोना क्षेत्र इस प्रकार का बना हुआ है और यही बेल्ट मराठवाड़ा है कहीं ना कहीं, जहां पर जो है मराठवाड़ा है, जहां पर एक तरीके से इनका उत्थान हो रहा है। ये पूरा का पूरा बेल्ट त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब जरा समझने का प्रयास किए कि ये पूरा का पूरा बेल्ट, मतलब ये दक्षिण भारत में अगर हम देखते हैं तो ये मराठवाड़ा बेल्ट है और यहां पर कहीं ना कहीं मराठों का उत्थान हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया भी देखने को मिलता है, यानी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र भी देखने को मिलता है, समुद्र तटवर्तीय क्षेत्र। लेकिन मैं आपको ये इसलिए कहना चाहता हूं कि जो ये मराठवाड़ा क्षेत्र है जो त्रिभुजाकार है, यहां पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं एक तरह से पश्चिमी तट से समुद्र तट से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर अंदर का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी है, वो घने जंगलों और वनों से घिरा हुआ है। यानी मराठवाड़ा क्षेत्र का यह बेल्ट तो ठीक है सर, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है समुद्र तटीय क्षेत्र है, लेकिन जो ये अंदर का क्षेत्र है ये पहाड़ी है, ये पथरीला है, घने जंगलों से घिरा हुआ है, जमीन उबड़ खाबड़ है। तो फिर क्या होगा सर? इसका मतलब है कि यहां पर कृषि बहुत कम हो रही होगी। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है जहां पर मानसून पानी वगैरह कम होता होगा। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि जब हम देख रहे हैं कि इस मराठवाड़ा क्षेत्र की बात अगर करते हैं तो यहां पर पूरा का पूरा जो है ये बेल्ट जो है एक तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है, कहीं ना कहीं इस तरह से घने घने जंगल यहां पर बड़े पैमाने पर विराजमान है, जमीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? तो फिर यहां पर ना तो कृषि की बहुत बड़ी संभावनाएं होंगी और ना ही व्यापार की संभावनाएं होंगी, क्योंकि व्यापार वहीं पर बढ़ेगा ना सर जी जहां पर ना कि एग्रीकल्चर का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अप्रोच होगा।
तो आप ये मानकर चलिए कि इस बेल्ट में कह सकते हैं कि कृषि प्लस व्यापार की सीमाएं हैं। यानी यहां पर हम कह सकते हैं सीमाएं हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कृषि और व्यापार की क्या है, यहां पर सीमाएं देखने को मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सीमा है, क्योंकि यह बेल्ट पूरा का पूरा मैंने अभी कहा कि पहाड़ी है, पथरीला है, जंगलों से घिरा हुआ है, घने जंगल है, उबड़ खाबड़ जमीन है। तो यहां पर कृषि नहीं हो पा रही है, और कृषि नहीं हो पा रहा है तो व्यापार वाणिज्य भी कुल मिला के बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। तो फिर यहां के लोग आखिर क्या करेंगे, यह सबसे बड़ी बात है। तो फिर आखिर कहीं ना कहीं जब कृषि पर्याप्त नहीं हो रही है तो अंततः यहां के लोग अपने जीवन पालन के लिए, अपने को सरवाइव करने के लिए अन्य विकल्पों की तलाश करेंगे। आपने यह सोच देखा होगा सर कि जो ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं वो अपने जीवन को कहीं ना कहीं चलाने के लिए, अपने को सरवाइव करने के लिए दिन रात नेचर से, प्रकृति से संघर्ष करते रहते हैं। और जो संघर्ष करता है सर वही तो कहीं ना कहीं साहसी हो जाता है, वही तो इतिहास का निर्माण कर देता है। मराठवाड़ा क्षेत्र में भी तो हमको यही देखने को मिल रहा है। मराठवाड़ा क्षेत्र में जब समतल मैदानी क्षेत्र हमारे पास नहीं है, उबड़ खाबड़ जमीनें हैं, जंगल और कहीं न कहीं वृष्टि छाया क्षेत्र पूरा है, तो आप यहां पर मैंने अभी कहा कि कृषि नहीं होने के कारण वहां के लोग अन्य विकल्पों की तलाश करते हैं। अन्य विकल्प क्या है? आसपास के दूसरे क्षेत्रों में जाकर वो लूटपाट करते हैं, वो लूट मार कर रहे हैं सर, वो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष जो करता है वही ना साहसी हो जाता है। मैं बार बार तो कहता रहता हूं कि इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा, भगत सिंह, झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं इस महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति है उसने मराठों को साहसी बना दिया, मराठों को करेजियस बना दिया, और इसी साहस ने, इसी संघर्ष ने अंततः उनको एक राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी। बिना साहस के दुनिया में इतिहास नहीं लिखा जाता है सर, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अगर हम कर लेते हैं तो इस महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने इनको एक और चीज दिया। मैंने अभी कहा कि चूंकि घने जंगलों से क्षेत्र घिरा हुआ है तो अब मराठे समतल मैदानों की तरह युद्ध टैक्ट में नहीं पारंगत है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी यहां पर इस भौगोलिक परिस्थिति के कारण मैं यह कहना चाहता हूं मराठों की युद्ध नीति भी एक अलग है, क्योंकि वो परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, और मराठों की युद्ध नीति भी अलग है, क्योंकि घने जंगल हैं, पहाड़ हैं। तो मराठे क्या किया करते थे? अब आमने सामने की लड़ाई वो नहीं लड़ेंगे, वो मैदानी क्षेत्रों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब वो एक टैक्ट लेकर आएंगे युद्ध नीति में, जिसको गुरिल्ला टैक्ट कहते हैं, जिसको छापामार लड़ाई कहते हैं, क्योंकि सर वहां की ज्योग्राफी ने उनको मजबूर किया है इस प्रकार की युद्ध नीति के लिए, और वो सफल भी रहे। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि इस भौगोलिक स्थिति ने उनकी युद्ध नीति में भी एक परिवर्तन किया, जिसको हम गुरिल्ला टैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो गुरिल्ला टैक्ट, जिसको हम छापामार युद्ध पद्धति भी कहते हैं, छापामार युद्ध पद्धति भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा घने जंगलों में जो नक्सलाइट रहते हैं एकाएक छुपे रहते हैं, और जब दुश्मन निकलता है यानी पुलिस फोर्स हमारी निकलती है तो हमला कर देते हैं। सेम यही चीज है, गुरिल्ला टैक्ट में ये पारंगत हो गया। किसने पारंगत किया? वहां की भौगोलिक स्थिति ने पारंगत किया। ये सबसे बड़ी बात है। छापामार युद्ध पद्धति इसको कहते हैं। इसको दक्षिण में एक शब्द और कहा जाता है, वर्गीगिरी। क्या कहा जाता है सर? तो वर्गीगिरी। मेरा सिर्फ कहने का आशय यह है सर कि कहीं ना कहीं उनकी युद्ध प्रणाली में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस भौगोलिक स्थिति के कारण आता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा सर अगर मैं कहूं ना तो इस भौगोलिक स्थिति ने मराठों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपने दुश्मन से छिपने में भी मदद किया। यह भी तो एक बहुत बड़ा कारण है। अगर महाराष्ट्र का कहीं ना कहीं क्षेत्र मैदानी होता तो ये कहां जाकर छुपते सर? आप खुद देखिए ना, आप खुद ही सोचिए। आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं पहले डाकू हुआ करते थे, तो डाकू कहां रहा करते थे? आप ये बताइए। डाकू लोग कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र हुआ करते थे, जो पथरीले क्षेत्र होते थे, जो जंगलात क्षेत्र होते थे, वहीं पर रहा करते थे। आपने नाम सुना होगा चंबल की घाटी। इसी प्रकार से सर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है
जिसने मराठों को अपने दुश्मन से, विशेष रूप से मुगलों से छिपने में मदद भी किया है। और ये क्या करते थे, जब दुश्मन निकला करता था अचानक तो उसके ऊपर एट्रेंडम हमला कर देते थे, और हमला करने के पश्चात अभी दुश्मन कुछ समझ ही पाता तब तक ये कहीं ना कहीं पहाड़ों के अंदर भाग जाते थे। इसीलिए तो औरंगजेब ने कहीं ना कहीं शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा है कि ये तो पहाड़ी चूहा है, पहाड़ों में से निकलता है और निकल कर कहीं ना कहीं लूटपाट करके पहाड़ों में भाग जाता है। इसीलिए आप देखिए ना सर, औरंगजेब बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन शिवाजी को निर्णायक रूप से वो समाप्त नहीं कर पाया। इस ज्योग्राफी का ही परिणाम है कि मराठा स्वतंत्रता संग्राम सफल हो गया सर। जो राजा राम और ताराबाई के नेतृत्व में होगा वो मराठा स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ, और कहीं ना कहीं दक्षिण एक तरह से औरंगजेब के लिए नासूर साबित हो गया। तो इस भौगोलिक स्थिति ने मराठों को कहीं ना कहीं शरण दिया, छिपने की जगह दिया, मैं यह कहना चाहता हूं। तो एक तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भौगोलिक स्थिति के बारे में समझा कि मराठों का उद्भव कैसे हो रहा है। दूसरी बात अगर बात कर लेते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात को अगर समझने का प्रयास करें तो एक और इंपॉर्टेंट बात आती है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए जिनका नाम था जदुनाथ सरकार। और जदुनाथ सरकार की अगर बात करें, जीएस सरदेसाई की बात करें, तो इन्होंने क्या कहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जदुनाथ सरकार साहब की बात करते हैं। जदुनाथ सरकार बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, और जदुनाथ सरकार और जीएस सरदेसाई, तो इस तरह से ध्यान रखना, जीएस सरदेसाई। अब ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग यह कहते हैं सर कि कुछ नहीं, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, ये कहते हैं कि और कोई नहीं मराठों के उद्भव का कारण है। ये दोनों लोग कहते हैं कि जो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति है, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति की बात करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति, धार्मिक कट्टरता की नीति, इस बात को करते हैं कि धार्मिक कट्टरता की नीति। इस बात को थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, और जरा गौर से क्लास को सुना करें। अब भाई आप लोगों से मैं क्या बोलूं, चैनल आपका है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब किया करें, कहीं ना कहीं इवेंट को शेयर भी किया करें, कुछ तो काम करो यार, है? नहीं तो कैसे मजा आएगा, आप लोग खुद सोचो। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति या धार्मिक कट्टरता की नीति के बारे में जदुनाथ सरकार साहब ने कहा, कुछ हद तक ये बात सही भी है। क्योंकि औरंगजेब की अगर पॉलिसी को हम देखते हैं तो औरंगजेब इस हिंदुस्तान को दार उल इस्लाम बनाना चाहता है, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। इस पर मैं कभी औरंगजेब की धार्मिक नीति को लेकर आऊंगा तो इस पर लंबी चर्चा करूंगा। और उसमें कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से इस्लाम के समर्थन में बहुत से निर्णय लेने लगा तो उसके पश्चात मराठों के अंदर एक असुरक्षा का भाव पैदा होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जब दिल्ली में कुल मिला के कहीं ना कहीं औरंगजेब गद्दी पर बैठे हैं और एक तरह से वो इस्लामिक स्टेट के प्रति समर्पित हो चुके हैं, वो दार उल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो ये जो मराठवाड़ा का क्षेत्र है, ये जो महाराष्ट्र का बेल्ट है, यहां पर जो मराठे हैं, इनमें एक असुरक्षा का भाव पैदा हुआ, और अंततः इस कहीं न कहीं औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति ने मराठों को एकजुट होने के लिए प्रेरित कर दिया। सर इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब व्यक्ति एकजुट हो जाते हैं तो वहां एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि कहीं न कहीं औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति या धार्मिक कट्टरता की जो नीति है, वो भी कह सकते हैं कि मराठों के उद्भव का एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, कहीं प्रश्न आ जाए। यहां पर औरंगजेब तो है, तो ठीक है सर, कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो है एक राष्ट्र का निर्माण यहां पर हो रहा है। मानकर चलिए यहां पर अकबर होते तब क्या होता? अगर मानकर चलिए कि औरंगजेब नहीं होते, अगर यहां पर अकबर होते तब क्या स्थिति बन सकती थी? अकबर की नीति क्या है? अकबर की नीति जो है, अगर अकबर की नीति के पास आते हैं तो अकबर की नीति सर सुलह कुल की है। सुलह कुल, सुलह कुल के मतलब है सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना, सभी की जो कहीं ना कहीं बातें हैं उनको सुनना, सबको साथ लेकर चलना। जैसे आजकल नीति चल रहा है ना हमारे मोदी जी, सबका साथ सबका विकास। तो इस प्रकार से सबका साथ सबका विकास की नीति है सुलह कुल। और मैंने अभी कहा कि अगर यहां पर कहीं ना कहीं अकबर बैठा होता तो अकबर क्या करता? अकबर कहीं ना कहीं शिवाजी को बुलाता। जैसे शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए गए थे ना, तो औरंगजेब ने बदमाशी कर दिया, उठाकर जेल में पटक दिया।
ये महाराज ये ठीक है, हम मिलने के लिए आपसे आ रहे हैं तो आपको हमको बढ़िया दावत कराना चाहिए कि आप उठा के जेलवा में ठोक देंगे। अब मान के चलिए आप लोगों ने बुलाया, अच्छा आइए कुल मिला के, और आप ही के कोई खासदार व्यक्ति जैसे हमको ले जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, और आप उठा के महाराज जेल में बंद कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर शायद यहां पर अकबर होते तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं शिवाजी की कुल मिला के बातों को सुनते। जिस प्रकार से अकबर ने अपनी राजपूत नीति के द्वारा राजपूतों को संतुष्ट करके एक तरह से उन्हें अपनी अधीनता मानने के लिए कहीं न कहीं बाध्य कर दिया, उसी प्रकार से अकबर भी हो सकता था शिवाजी की जो कहीं न कहीं मांगे होती या जो भी उनकी बातें होती, जो भी उनकी शर्तें होती, उसको वो स्वीकार कर लेता और एक तरह से शिवाजी संतुष्ट हो जाते। हो सकता है दक्षिण का सूबेदारी बना देता, दक्षिण का गवर्नर बना देता। भाई आप ये बताइए कि शिवाजी आखिर औरंगजेब से असंतुष्ट हो गए कि नहीं हो गए, तभी ना एक राष्ट्र के लिए कुल ना कहीं के निर्माण करने के लिए दौड़ पड़े। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम संतुष्ट होने पर थोड़ी होता है सर, जब आपके जीवन में असंतोष होगा तभी कहीं ना कहीं कोई इतिहास का निर्माण होता है। बुद्ध को असंतोष हुआ, इतिहास बना। महावीर को असंतोष हुआ, इतिहास बना। गुरु गोविंद सिंह को असंतोष हुआ, इतिहास बना। कहीं ना कहीं आज शिवाजी को भी असंतोष है, तभी तो एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि इस प्रकार से ध्यान रखना, अगर अकबर होते तो शायद इस मराठा राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाता। लेकिन खैर यहां पर मैं आपको कहीं न कहीं औरंगजेब के पास ले जाना चाहता हूं। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति का परिणाम है कि मराठे आपस में एकजुट हो जाते हैं और इस एकजुटता ने कहीं न कहीं एक प्रकार से मराठों को एक राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी। हालांकि इस मत की बात जो जदुनाथ सरकार साहब कहते हैं, इस मत की बात अगर करें तो एक बहुत बड़े विद्वान हैं सतीश चंद्रा जी, और सतीश चंद्र इस मत का खंडन करते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। सतीश चंद्र जो है इस मत का खंडन करते हैं, और सतीश चंद्र इस मत का खंडन करते हुए वो कह क्या रहे हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इस औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति मराठों के उद्भव का कारण नहीं, मराठों के उत्थान का कारण नहीं है। वो ये कहते हैं कि शिवाजी की स्वयं की जो महत्वाकांक्षा है, जो शिवाजी स्वयं एक महत्वाकांक्षी है, उस महत्वाकांक्षा का परिणाम है कि मराठों का एक राष्ट्र बना। यानी ये जो है सतीश चंद्र साहब कहीं ना कहीं इस जदुनाथ सरकार की हिंदू विरोधी नीति, जो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति की बात करते हैं, उसको वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये मेरा आपको बताना था। चलिए यहां पर एक और तीसरे पॉइंट को ले लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा पॉइंट अगर ले लेते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या है, इसको भी थोड़ा सा देखा जाए। और तीसरा पॉइंट है महाराष्ट्र का धर्म सुधार आंदोलन। गजब का है महाराज। तो महाराष्ट्र का जो धर्म सुधार आंदोलन है, इसके विषय में अगर बात करते हैं, महाराष्ट्र का धर्म सुधार आंदोलन, तो इस महाराष्ट्र के धर्म सुधार आंदोलन की बात अगर करते हैं, धर्म सुधार आंदोलन, तो इस महाराष्ट्र के धर्म सुधार आंदोलन की बात करें, और इस धर्म सुधार आंदोलन का जो केंद्र है वो पंढरपुर है। क्या है? पंढरपुर। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र पंढरपुर है। आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में इसमें बहुत से संत हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर की बात कर सकते हैं, संत ज्ञानेश्वर की बात कर सकते हैं, एकनाथ की बात कर सकते हैं, नामदेव की बात कर सकते हैं, इसमें तुकाराम की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? तुकाराम की बात कर सकते हैं। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास की बात कर सकते हैं। तो इस समय महाराष्ट्र में एक से एक संत पैदा हो रहे हैं, और इन महाराष्ट्र के संतों ने किया क्या है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इन महाराष्ट्र के संतों ने समाज को जो कमजोर करने वाले तत्व होते हैं उनके ऊपर प्रहार किया, उनके खिलाफ आवाज उठाई। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं तो इन महाराष्ट्र के संतों ने मराठों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया। और मैंने अभी कहा कि जो कहीं ना कहीं समाज को कमजोर करने वाले जो एलिमेंट होते हैं, कौन से एलिमेंट होते हैं? जैसे ऊंच नीच की भावना। अब जैसे कुलना की ऊंच नीच की भावना आप देख लीजिए, उत्तर भारत आज भी इस माहौल से निकल नहीं पा रहा है। समाज को कमजोर करने वाले तत्व महाराष्ट्र में इस समय देखने को मिल रहे हैं। छुआछूत की भावना,
ये थोड़ा सा ध्यान रखना। छुआछूत की भावना अगर देखें तो यहां पर भी इस तरह से चीजें अपन देखते हैं, तो छुआछूत की भावना है, छुआछूत की भावना। इसी प्रकार से कर्मकांडीय व्यवस्था की बात करते हैं। मेरा यह कहने का मतलब है सर, कर्मकांडीय व्यवस्था, मेरा यह कहने का मतलब है कि समाज को कमजोर करने वाले जो तत्व है, चाहे कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने में ऊंच नीच की भावना की बात हो, चाहे कर्मकांडीय पद्धति की बात हो, चाहे ब्राह्मणों के वर्चस्व की बात हो, चाहे छुआछूत की बात हो, इन महाराष्ट्र के संतों ने इन सभी बुराइयों पर प्रहार किया और सामाजिक आधार पर महाराष्ट्र में समानता के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया। और मैं यह कह सकता हूं कि जिस समाज में कुल के समानता नहीं स्थापित होती है, वह समाज ताकतवर नहीं हो सकता है, और वो समाज जब ताकतवर नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण संभव कैसे हो पाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं कह सकता हूं तो यहां पर महाराष्ट्र के संतों का एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसा मैंने अभी कहा है कि कहीं ना कहीं जो समर्थ गुरु रामदास थे, अब रामदास की बात अगर करें तो इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है दासबोध, और दासबोध में वो सभी प्रकार की इन बुराइयों का, जो मैंने अभी बताया, उन बुराइयों का विरोध करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र धर्म की बात की है, वो राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, और उन्हीं ने कुल ना के कहीं ना कहीं समर्थ गुरु रामदास ने ही शिवाजी को कहीं ना कहीं एक राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी है। हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के संतों का एक बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं मराठों को आपस में जोड़ने का था, और इसी जुड़ाव ने, इसी एका ने, हम कह सकते हैं एक राष्ट्र का निर्माण किया या एक राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। अगर हम एक कोट कर सकते हैं, सरदेसाई साहब कहते हैं, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट इतिहासकार मराठा इस इतिहास में हुए, और वो कहते हैं कि शिवाजी ने इस राष्ट्र को शारीरिक शक्ति, यानी इस मराठा राष्ट्र को शिवाजी क्या कर रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं, यानी राष्ट्र को शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो समर्थ गुरु रामदास ने मानसिक शक्ति प्रदान किया है, यानी आपको मानसिक रूप से तैयार किया। इस बात को बहुत गजब की चीज है। यानी हम कह सकते हैं कि इस तरह से अगर देखते हैं सरदेसाई को, स्टेटमेंट को देखते हैं सरदेसाई साहब, तो सरदेसाई साहब कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर शिवाजी की बात करें तो शिवाजी ने इस राष्ट्र को, जो मराठा राष्ट्र बनने जा रहा है, उसको कुल मिला के क्या शक्ति प्रदान की है। एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मानसिक शक्ति तो कहीं ना कहीं समर्थ गुरु रामदास की है, लेकिन एक शारीरिक शक्ति प्रदान की, लोगों को एका होने की प्रेरणा दी है। तो इस तरीके से शिवाजी ने इस राष्ट्र को क्या दिया, राष्ट्र को कहीं ना कहीं शारीरिक शक्ति प्रदान की, और शारीरिक शक्ति का मतलब यह है कि महाराष्ट्र के लोगों के अंदर एक सैन्य भाव पैदा किया, और उस सैन्य शक्ति के बल पर एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। वहीं पर कुलना के मानसिक सोच का, मानसिक आधार पर आपको परिपक्व बनाने का काम व्यक्ति कौन कर रहा है, तो समर्थ गुरु रामदास हैं। और समर्थ गुरु रामदास की बात करते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो है मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व किया है, मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक जो है शारीरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और एक आपको मानसिक शक्ति से मजबूत बनाता है कि हम एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और अंततः इन दोनों के मिलने से निश्चित रूप से मराठा राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के संतों का भी कहीं ना कहीं इस राष्ट्र के उद्भव में, राष्ट्र के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान था। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर थोड़ी सी बातों को लेकर मैं और आगे बढ़ जाना चाहता हूं तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो बोली है, इनकी जो भाषा है मराठी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, मराठी भाषा का बहुत बड़ा योगदान, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस मराठी भाषा का एक बहुत बड़ा योगदान था, ये हम कह सकते हैं कि इस भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान है। भाषा सर क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। भाषा हमें जोड़ने का काम करती है। महाराष्ट्र के जितने भी संत हुए, इन महाराष्ट्र के संतों ने, महाराष्ट्र के संतों ने जो उपदेश दिए वो किसमें दिए? मराठी में दिए, जनभाषा में दिए। बुद्ध की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो जनभाषा में बात करते हैं। वो अपने विचार, अपने उपदेश जनभाषा पाली में दे रहे हैं।
मराठों के, महाराष्ट्र के, मराठवाड़ा के संतों ने कहीं ना कहीं अपने जो उपदेश दिए वो एक प्रकार से वहां की स्थानीय बोली में दिया, जिसे हम मराठी कहते हैं, और लोग इसके माध्यम से आपस में जुड़ने लगे। इस मराठी भाषा में बहुत से ग्रंथ लिखे जाने लगे। मैं यह कहना चाहता हूं, जैसे भावार्थ दीपिका की बात करें, और भावार्थ दीपिका जो भगवत गीता पर कुल मिला के कहीं की टीका है, भगवत गीता पर कुल मिला के टीका है जो ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी जा रही है, तो इसी समय भावार्थ दीपिका का संपादन हो रहा है। और भावार्थ दीपिका का संपादन किसने किया? तो संत ज्ञानेश्वर ने। संत ज्ञानेश्वर कर रहे हैं, यह भी मराठी भाषा में लिखी जा रही है, जो भगवत गीता पर कुल मिला के कहीं ना कहीं एक तरह से टीका है। अगर हम यहां पर बात अगर करते हैं तो मराठी में एकनाथ के द्वारा मराठी में क्या किया गया, यानी एकनाथ ने रामचरितमानस का क्या किया, इंततः कुल मिला के मराठी में एक तरह से अनुवाद किया। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि मराठी भाषा में उपदेश भी, मराठी भाषा में साहित्य भी, तो महाराष्ट्र के लोगों को लगने लगा कि हमारी अपनी एक बोली है, हमारी अपनी एक संस्कृति है, और यही संस्कृति और यही बोली लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है, और जब लोग जुड़ते हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार से अगर देखते हैं तो इस मराठी भाषा या बोली ने भी महाराष्ट्र के लोगों को आपस में एक किया है, क्योंकि इस तरीके से जो है महाराष्ट्र के लोगों को या मराठों को अपनी इस भाषा के माध्यम से कहीं ना कहीं एक तरह से एक नई पहचान मिलती है, एक विशेष पहचान मिलती है। इस बात को ध्यान रख लेना, एक नाथ को ध्यान रख लेना, महाराष्ट्र का तुलसीदास भी कह दिया गया है, महाराष्ट्र का तुलसीदास भी कह दिया गया है। और मैंने अभी कहा है इस भाषा के माध्यम से मराठों, यानी एक तरह से मराठी के माध्यम से, मराठी भाषा के माध्यम से मराठे आपस में एकजुट हुए, और जब एकजुट हुए तो मराठों को एक विशेष पहचान मिली। इस भाषा के माध्यम से कुल मिला के मराठों को एक विशेष पहचान मिलती है। यह भी आपसे कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम पूछा जा सकता है। तो मराठी बोली ने भी लोगों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया। अगर थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो दक्षिण भारत की कुछ समसामयिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं मराठों के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसको थोड़ा सा हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और उसको अगर देखते हैं तो ये पांचवा कारण जो हमको दिख रहा है कि राजनीतिक कारण की बात अगर कर लेते हैं तो ये राजनीतिक कारण क्या है, इसको भी थोड़ा सा प्रयास किया जाए समझने का। तो ये राजनीतिक कारण जो हमको देखने को यहां पर मिल रहा है, अगर इसको बात करते हैं तो शाहजहां और औरंगजेब के काल में दक्षिण में राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ बदलाव आए, और वो बदलाव क्या है इसके बारे में कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण में राजनीतिक परिस्थितियों में एक बदलाव देखने को मिलता है। और वो बदलाव क्या है ये मैं आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं कि वो राजनीतिक परिस्थितियों में कुल मिला के कौन सा बदलाव था जिसने मराठों के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये सबसे बड़ी बात है। अगर थोड़ा सा हम लोग इस विषय को लेकर अगर समझने का प्रयास करें तो मैं यहीं पर आप लोगों को बताने का प्रयास करूं कि यहां पर दिल्ली है, शाहजहां भाई साहब बैठे हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इस बेल्ट को हम देखते हैं तो ये खानदेश था, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लें क्योंकि मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा भाग था, ये दिल्ली है। चलिए हम लोग आगे वाले पर समझ लेते हैं। और इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली आपकी आ गई, चलिए ये दिल्ली हो गई, ठीक है साहब। और यहां पर ये पूरा का पूरा बेल्ट खानदेश था जिसमें मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है और कहीं ना कहीं एक प्रकार से महाराष्ट्र का उत्तरी भाग है। तो इस खानदेश को अकबर ने जीत लिया था। खानदेश को किसने जीता था? तो अकबर जीत लेता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अकबर ने जीता और अपने मुगल साम्राज्य में मिला भी लिया। आप जानते हैं
कि 1601 में अकबर की अंतिम विजय ही असीरगढ़ थी। असीरगढ़ का किला जो खानदेश की राजधानी बुरहानपुर में पड़ता था, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में अगर आते हैं तो ये जो बेल्ट मैंने अभी बताया था, इस बेल्ट पर प्रहार होगा और इस बेल्ट को कुल मिला के हम अहमदनगर कह सकते हैं। अहमदनगर, तो ये जो बेल्ट है कहीं ना कहीं दक्षिण भारत का, इस बेल्ट पर प्रहार होता है और इस अहमदनगर पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया। यानी एक तरह से अहमदनगर एक प्रकार से कहीं ना कहीं दक्षिण भारत का जो अहमदनगर स्टेट है उस पर शाहजहां ने कब्जा करके उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और ये अहमदनगर कौन से बेल्ट में पड़ता था? उसी मराठवाड़ा क्षेत्र में पड़ता था, जहां से मराठे आते थे। जहां से कौन आते थे? ये मराठे कुल मिला के इसी बेल्ट में आ रहे हैं। तो जब इस मराठवाड़ा से कुल मिला के कहीं ना कहीं यानी अहमदनगर को जीत लिया जाता है, तो ये जो मराठे अभी तक अहमदनगर की सेवा में थे, वहां पर एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। अब ये मराठे जाएं तो जाएं कहां? ये सबसे बड़ी बात है कि अहमदनगर का पतन अप्रत्यक्ष रूप से मराठों के उत्थान में योगदान दे रहा, क्योंकि यहां पर अहमदनगर को जब शाहजहां ने जीत लिया तो यहां पर इस स्थिति में क्या आता है, यानी एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ जाती है। राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई तो अब कुछ मराठे तो ठीक है सर यहां पर बीजापुर भाग जाते हैं, कुछ बीजापुर के पास चले गए, कुछ गोलकुंडा जो ये वाला बेल्ट है यहां पर गोलकुंडा में कुछ लोग आ जाते हैं। मैं ये सिर्फ आपको इसलिए समझाने के लिए कह रहा हूं कि अहमदनगर को कुल मिला के जब दिल्ली ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तो उसके पश्चात अहमदनगर क्षेत्र में एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही मराठों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक नया क्षितिज बनाने में, एक राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं इस व्यवस्था ने बहुत बड़ा योगदान दिया, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि मराठे अब अपने बारे में सोचने लग गए। अभी तक अहमदनगर की सेवा में थे, अब मराठे तितर बितर हो रहे हैं तो उनको लगा नहीं यार अब हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और अंततः कुल मिला के इस स्थिति में मराठों के एक कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। जहां तक आगे की बात अगर करता हूं तो औरंगजेब के समय में क्या होता है, ये बीजापुर है और ये कुल मिला के औरंगजेब के समय में ये क्या है, ये वाला बेल्ट क्या है, तो ये गोलकुंडा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कौन सा, ये अहमदनगर ये है, तो थोड़ा सा इसको मत समझ लीजिएगा, गोलकुंडा। अब बीजापुर और गोलकुंडा पर कौन हमला कर रहा है, तो औरंगजेब कहीं ना कहीं कर रहा है। तो जब औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के लिए, मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए जब कहीं ना कहीं संघर्ष करने लगा तो इस बीजापुर और कहीं की बीजापुर और गोलकुंडा की दोनों रियासतों ने इस तरह से शिवाजी को मदद करना शुरू कर दिया। शिवाजी को कहीं ना कहीं अब मदद पहुंचाई जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि कुल मिला के मराठवाड़ा जो क्षेत्र था वो मुगलों के खिलाफ दक्कन का कहीं ना कहीं एक तरह से रक्षा कवच है। ये मुगलों के खिलाफ सर रक्षा कवच है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहां पर रक्षा कवच है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इस तरह से जब अहमदनगर का विलय कर लिया जाता है तो शिवाजी के नेतृत्व में अब धीरे धीरे एक राष्ट्र निर्माण की बात शुरू हो गई। और जब औरंगजेब यहां पर गद्दी पर बैठेगा तो बीजापुर और गोलकुंडा का विलय करने का प्रयास करेगा, तो इन लोगों के अंदर एक असुरक्षा का भाव आ जाता है। तब इन दोनों शक्तियों ने किसको मदद करना शुरू कर दिया, इन दोनों शक्तियों ने शिवाजी को मदद करना शुरू कर दिया। अगर मानकर चलिए सर ये बीजापुर और गोलकुंडा जो दो शिया राज्य हैं, अगर इनकी और इनकी औरंगजेब से मित्रता हो गई होती तो क्या बताइए बीच में कुल मिला के कहीं ना कहीं शिवाजी फंसे हुए हैं, क्या एक राष्ट्र का निर्माण कर पाते? नहीं कर पाते। औरंगजेब का खौफ, औरंगजेब का भय, क्योंकि औरंगजेब कहीं ना कहीं उसकी नीति है कि बीजापुर और गोलकुंडा का विलय करना, कर भी लिया उसने 1686-87 में, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बीजापुर और गोलकुंडा के अंदर एक असुरक्षा का भाव जो औरंगजेब के प्रति पैदा हुआ, इन लोगों ने कहीं ना कहीं धन से, बल से, हर तरह से जब शिवाजी को मदद करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं शिवाजी समसामयिक राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं और एक राष्ट्र का निर्माण कर देते हैं। मैंने अभी कहा कि मराठे दक्षिण में मुगलों के खिलाफ एक रक्षा कवच का काम कर रहे हैं सर, क्लियर है।
तो मेरा यह कहने का मतलब है कि समसामयिक राजनीतिक परिस्थितियां भी मराठों के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपको यहां पर कहना चाहता हूं कि मलिक अंबर का भी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है, क्योंकि अहमदनगर का प्रधानमंत्री मलिक अंबर था। थोड़ा सा अगर मैं आपको यहां पर बात करूं तो यहां पर मलिक अंबर के योगदान की भी बात अगर करें, जो भी पॉइंट है आप देख लीजिएगा, मलिक अंबर का योगदान, मलिक अंबर। तो ये मलिक अंबर का कहीं ना कहीं योगदान की अगर बात कर लेते हैं, मलिक अंबर का योगदान, तो ये ध्यान रखना, मलिक अंबर कौन है? तो अहमदनगर के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? तो ये अहमदनगर का प्रधानमंत्री, बहुत योग्य व्यक्ति सर, निग्रो हब्सी सर, गुलाम है। मैं तो ये सोचता हूं सर कि मध्यकालीन भारत में गुलामों ने क्या क्या नहीं कर दिया। बलबन गुलाम था सर, इल्तुतमिश गुलाम था, ऐबक गुलाम था, मलिक काफूर गुलाम था, मलिक अंबर गुलाम था। गजब के लोग थे सर, गजब के लोग थे। एक राष्ट्र का निर्माण, एक सल्तनत का निर्माण कर रहे हैं। जहांगीर ने अहमदनगर को जीतने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मलिक अंबर के योग्य नेतृत्व के कारण वो अहमदनगर को जीत नहीं पाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी कहीं ना कहीं मैंने अभी कहा कि मराठे कहां पर सैन्य सेवा दे रहे हैं राष्ट्र निर्माण से पहले? अहमदनगर में। तो इसी अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर ने मराठों को एक सैन्य शक्ति के रूप में तब्दील किया। सैन्य शक्ति के रूप में कहीं ना कहीं तब्दील करता है। क्यों? क्योंकि अहमदनगर के लिए काम कर रहे थे। और इसी मलिक अंबर ने सबसे पहले मराठों को इसी गुरिल्ला टैक्ट में तैयार किया है। क्योंकि मैंने अभी कहा कि वहां की ज्योग्राफी क्या कहती है? गुरिल्ला युद्ध। यानी एक प्रकार से अहमदनगर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मलिक अंबर मराठों को गुरिल्ला टैक्ट में पारंगत कर देते हैं। और बाद में यही मराठे अहमदनगर के पतन के पश्चात एक मराठा राष्ट्र का निर्माण कर देते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर का भी एक बहुत बड़ा योगदान मराठा राष्ट्र में है। यह कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आपके पास सभी परिस्थितियां हो जाएं, ठीक है, आपके पास कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति भी थी, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति भी थी, महाराष्ट्र के धर्म सुधार आंदोलन भी थे, आपके पास एक भाषा भी थी, समसामयिक बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां भी थी, मलिक अंबर का योगदान भी था। लेकिन सर जब तक योग्य नेता नहीं मिलेगा ना, योग्य नेतृत्व नहीं मिलेगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बौद्ध धर्म की सफलता का सबसे बड़ा कारण, चाहे उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में सामाजिक कुरीतियां बढ़ गई हो, धार्मिक कर्मकांड बढ़ गया हो, यज्ञों के नाम पर पशुओं की बलि दी जाए, सब कुछ हो रहा था सर, लेकिन उस असंतोष को नेतृत्व देने वाला एक योग्य लीडर भी तो चाहिए। और वहां उनको बुद्ध मिला, वहां उन्हें महावीर मिले, और धर्म सुधार आंदोलन सफल हुआ। इस मराठा राष्ट्र में सब परिस्थितियां कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं निर्मित हो चुकी हैं, लेकिन एक योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी। और वो नेतृत्व जो है शिवाजी के रूप में उनको मिला, शिवाजी का योगदान। मैं ये कह सकता हूं कि शिवाजी जैसा योग्य नेतृत्व मिलना मराठों के उत्थान या मराठा राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ा कुल के कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि योगदान है। क्योंकि जो ये लीडर इनको मिला है ना सर, ये जो शिवाजी मिले हैं ना, एक तो ये योग्य सेनानायक है, योग्य सेनानायक। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। मावल क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र मावल है, मावल क्षेत्र के लड़कों को लेकर एक कुल मिला के सैन्य टुकड़ी का निर्माण करते हैं। इसीलिए तो विंसेंट स्मिथ कहता है कि शिवाजी का सेना जो है डाकुओं का गिरोह है, चोरों का गिरोह है।
मावल क्षेत्र के उन मवाली लड़कों को लेकर एक सैन्य टुकड़ी का निर्माण करके आसपास के क्षेत्रों में कहीं न कहीं लूटपाट करना शुरू कर दिया। एक संगठित राज्य का निर्माण करने का प्रयास कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने किया। आप इस व्यक्ति के सैन्य अभियानों को देखिए सर। 1643 से कुल मिला के ये कहीं के विजय अभियान शुरू करता है और 1678 तक 78 तक जिंजी तक कुल मिला के विजय करता है, लेकिन कहीं पर भी शिकस्त नहीं देखा इसने। एक योग्य सेनानायक उनको मिल रहा है, एक योग्य संगठनकर्ता इनको मिल रहा है, योग्य संगठनकर्ता या यूं कह सकते हैं योग्य प्रशासक। योग्य प्रशासक इस व्यक्ति की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जो मराठे अणुओं की तरह जगह जगह बिखरे हुए थे, कोई मुगलों के यहां सेवा कर रहा है, कोई बीजापुर के यहां सेवा कर रहा है, कोई गोलकुंडा के यहां सेवा कर रहा है। क्या शिवाजी से पहले बड़े बड़े मराठा राष्ट्र के सरदार नहीं थे? इनके पिता शाहजी भोसले स्वयं बीजापुर की सेवा में थे, लेकिन उनके अंदर वो स्किल नहीं थी, वो योग्यता नहीं थी कि मराठों की बिखरी हुई शक्ति को संगठित कर सकते। शिवाजी ने मराठों की बिखरी हुई शक्ति को संगठित करके एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। इसलिए शिवाजी को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। राष्ट्र निर्माता वो एक योग्य कहीं की संगठन करता है, वो एक योग्य प्रशासक है, वो एक योग्य सेना नायक है, और वो कुल मिला के एक बहुत ही साहसी व्यक्ति है, करेजियस साहसी व्यक्ति। अफजल खान ने कहा मिलना चाहता हूं मिल ले भाई, तू 6.5 फुट का, मैं 5 फुट का, मुलाकात होगी 5 फुट का। शिवाजी ने कहा मुलाकात होगी, जिंदगी जीने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। और मुलाकात का परिणाम क्या हुआ कि जो अफजल खान सोच रहा था मैं छल के द्वारा शिवाजी को मार दूंगा, जिसने बड़ी डींगे हाकी थी बीजापुर के दरबार में कि महाराज आप चिंता ना करें, मैं तो घोड़े से बिना उतरे ही शिवा को बंदी बना लूंगा। आज क्या हुआ? प्रतापगढ़ के जंगलों के बाहर मैदान में कुलमा के अफजल खान की लाश पड़ी हुई है। शिवाजी ने कुलमा के कहीं न कहीं अफजल खान को उसी के धोखे में जवाब दिया, उसकी हत्या की। जदुनाथ सरकार ने बड़ा सुंदर कहीं न कहीं स्टेटमेंट दिया है, आज हीरे ने हीरे को काट दिया, क्योंकि वो भी योग्य सेनापति था। तो मैं सर ये आपको कहना चाहता हूं कि यहां पर अगर देखते हैं तो शिवाजी जैसा उनको योग्य सेनानायक, योग्य संगठनकर्ता, योग्य राष्ट्र निर्माता और मराठों की बिखरी हुई शक्ति को संगठित करने के बाद एक राष्ट्र का निर्माण करने वाला एक नेतृत्व मिला, एक नेता मिला। और सबसे बड़ी बात उनकी एक बात बताऊं ना सर, कि कहीं ना कहीं जो समसामयिक राजनीतिक परिस्थितियां थी उसका उन्होंने शिवाजी ने फायदा भी उठाया। जीवन पर्यंत कुलमा के कहीं की शासी थे, उन्होंने मुगलों से भी संघर्ष किया, मुगलों से भी संघर्ष कर रहे हैं इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। वो दक्षिण की जो रियासतें थी बीजापुर और गोलकुंडा, उनसे भी उनके संघर्ष हुए, इनसे भी संघर्ष हो रहे हैं। आपको मैं आगे बताऊंगा। तो बीजापुर से तो गजब संघर्ष हुआ, यानी इन लोगों से हमेशा इनका संघर्ष हुआ। यानी कह सकते हैं कि दक्षिण की जो समसामयिक परिस्थितियां थी उसका लाभ उठाते हुए वो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करके कहीं न कहीं इस राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इस मराठा राज्य का निर्माण करते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि शिवाजी ने इस मराठा राज्य में क्या किया है सर, जो मराठे अभी तक सिर्फ एक लूट मार करने वाली शक्ति के रूप में जाने जाते थे, जो मराठे अभी तक एक लूट मार करने वाली शक्ति के रूप में जाने जाते हैं, शिवाजी के नेतृत्व के कारण वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। लूट मार करने वाली शक्ति को शिवाजी ने नेतृत्व करके दक्षिण भारत की एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभार दिया, और वह राजनीतिक शक्ति शिवाजी के बाद इतनी आगे तक निकल गई कि पेशवाओं के शासन काल में संपूर्ण भारत को उन्होंने केसरिया कर दिया। जैसा कि मैंने अभी कहा कि बालाजी बाजीराव के शासन काल में कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मराठा घोड़ों ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के झरनों से अपनी प्यास बुझाई। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आज हमारा जो टॉपिक था वो मराठों का उत्थान कैसे हुआ, कौन सी परिस्थितियां थी, उस टॉपिक को मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि आप लोगों तक ये बात पहुंची भी होगी। और ध्यान रख लेना
जदुनाथ सरकार का स्टेटमेंट मैं शिवाजी के विषय में जरूर बोलूंगा। वो कहते हैं कि मैं शिवाजी को हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूं। आप समझ सकते हैं कि शिवाजी का राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा योगदान है कि वो कहते हैं जदुनाथ सरकार साहब की हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूं। और इस प्रकार से हम लोग यहीं पर अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। कल मैं आगे एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी किया करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।